Now we are starting the story about the fourth general election of India, in which non-Congress party joined their hands against the Congress government, and newly प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जो एक साल पहले ही प्राइम मिनिस्टर बनी थी, उनको कैसे उन्हें फेस करना था. It was in this context to heighten popular discontent and polarization of the political forces that the fourth general election of Lok Sabha and State Assembly were held in February 1967. तो क्या क्या कंडीशन रही है कि मॉनसून फेल हो गया है, रुपए का वैल्यू गिर गया है, लोग महंगाई से परेशान हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, इन सब सिचुएशंस में होता है फोर्थ जनरल इलेक्शन. द कांग्रेस वाज फेसिंग द इलेक्टोरेट फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट नेहरू, और ये पहला जनरल इलेक्शन था जिसको कांग्रेस बिना जवाहरलाल नेहरू के लड़ रही थी. द रिजल्ट जॉल्टेड द कांग्रेस एट बोथ नेशनल एंड स्टेट लेवल. Many contemporary political observers describe the election result as a political earthquake. The Congress did manage to get a majority in Lok Sabha, but it with lowest tally of seat and share of votes since 1952. तो रिजल्ट्स जो है वो सभी को हैरान कर देने वाला था, और जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं उनका ये कहना था कि इट वाज अ पॉलिटिकल अर्थक्वेक. कांग्रेस किसी तरह लोकसभा में मेजॉरिटी तो जीत गई, लेकिन उन्हें जितने कम सीट्स और जितने कम वोट्स मिले थे 1952 तक, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था. यानी कि 1952 के बाद फर्स्ट जनरल इलेक्शन से लेकर अभी तक कांग्रेस को मिलने वाले सबसे कम वोट्स और सबसे कम सीट्स जो हैं वो फोर्थ जनरल इलेक्शंस में हुई थी. हाफ द मिनिस्टर्स इन इंदिरा गांधी कैबिनेट वर डिफीटेड. जो इंदिरा गांधी की कैबिनेट के आधे मिनिस्टर्स थे वो हार गए थे. द पॉलिटिकल स्टॉलवर्ट्स हु लॉस्ट इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज इंक्लूड कामराज इन तमिलनाडु, एस के पाटिल इन महाराष्ट्र, अतुल्य घोष इन वेस्ट बंगाल एंड के बी सहाय इन बिहार. तो आप ये देखिए कि के कामराज जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, यानी कि इतने बड़े बड़े जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, वो भी इलेक्शन हार गए हैं. The dramatic nature of the political change would be more apparent to see at state level. और ये जो हार का सिलसिला था, अगर हम स्टेट लेवल पर देखें तो ये तो और भी ज्यादा खराब था. द कांग्रेस लॉस्ट मेजॉरिटी इन एज मैनी एज 7 स्टेट्स. कांग्रेस जो है वो 7 स्टेट्स के अंदर इलेक्शन हार गई थी. इलेक्शन हारने का मतलब कि मेजॉरिटी उनको नहीं मिली थी. एंड इन 2 स्टेट डिफेक्शन प्रिवेंटेड इट फ्रॉम फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट. और 2 स्टेट्स के अंदर डिफेक्शंस की वजह से, डिफेक्शन क्या होता है, दल बदलना, यानी कि कांग्रेस के जो एमएलए थे वो इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया, तो वहां पर भी कांग्रेस जो है वो सरकार नहीं बना पाई. अब आप सोच रहे होंगे कि 9 स्टेट्स, लेकिन यू नीड टू रिमेंबर कि उस समय इंडिया के अंदर 29 स्टेट्स नहीं थे. एट दैट टाइम ओनली देयर वर 14 स्टेट्स. द 9 स्टेट्स वर द कांग्रेस लॉस्ट पावर वर स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री. और ये जो 9 स्टेट्स थे ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैले हुए थे. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मद्रास एंड केरला. इन मद्रास स्टेट, जिसको आज हम तमिलनाडु के नाम से जानते हैं, अ रीजनल पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कजगम केम टू बाय सिक्योरिंग अ क्लियर मेजोरिटी. और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी क्लियर मेजोरिटी से कांग्रेस को हरा रही थी. The DMK won power after having led a massive anti-Hindi agitation by students against the center on the issue of imposition of Hindi as the official language. तो डीएमके का चुनावी मुद्दा क्या था, उन्होंने मेनली अपने एरिया के स्टूडेंट्स को तैयार किया था हिंदी के खिलाफ. उनका ये कहना था कि सरकार जो है वो जबरदस्ती हिंदी को हमारे ऊपर थोप रही है. This was the first time any non-Congress party had secured a majority of its own in any state.
ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी ने किसी भी स्टेट में कांग्रेस के अगेंस्ट मेजॉरिटी जीती थी. In the 8 other state, coalition government consisting of different non-Congress parties were formed. और बाकी 8 राज्यों में coalition governments ने कांग्रेस के अगेंस्ट सरकार बनाई थी. A popular saying that one could take a train from Delhi to Howrah and not pass through a single Congress ruled state. अब लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि अगर कोई व्यक्ति दिल्ली से हावड़ा तक की ट्रेन लेता है तो वो ट्रेन किसी भी ऐसे स्टेट से होकर नहीं गुजरेगी जहां पर कांग्रेस का रूल हो. इट वॉज अ स्ट्रेंज फीलिंग फॉर दोज हु आर यूज्ड टू सीइंग द कांग्रेस इन पावर. सो वॉज द डोमिनेशन ऑफ द कांग्रेस वॉज ओवर. और ये उन लोगों के लिए बड़ी हैरानी की बात थी जिनको ये हैबिट थी ये देखने की कि हमेशा कांग्रेस ही जीतती है. तो क्या कांग्रेस का डोमिनेशन खत्म हो गया? कोलिशन. The election of 1967 brought into picture the phenomena of coalition. यानी कि इंडिया के अंदर 4th जनरल इलेक्शन 1967 से शुरू होता है कॉलिशन गवर्नमेंट का सिलसिला. तो फर्स्ट आई थिंक कि आप सबको मालूम ही होगा कि कॉलिशन गवर्नमेंट्स क्या होती हैं कि व्हेन नो सिंगल पॉलिटिकल पार्टी विन द मेजॉरिटी, 2 and more political party join their hands to form a government is known as coalition. कि जब एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी ऑफ सीट्स नहीं मिलती हैं तो 2 या 2 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी मिलकर सरकार बनाती हैं और उस गवर्नमेंट को कहा जाता है कोलिशन गवर्नमेंट. हिंदी में इसे कहा जाता है गठबंधन सरकार. तो देखिए कोलिशन और अलायंस 2 चीजें हैं जिसमें डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाती है. तो मामला तो सेम ही होता है. कोलिशन होता है इलेक्शन जीतने के बाद और अलायंस बनते हैं इलेक्शन लड़ने से पहले. Since no single party had got majority, various non-Congress party came together to form joint legislative party called संयुक्त विधायक दल in हिंदी. क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली थी तो डिफरेंट नॉन पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर एक इकट्ठा पार्टी कॉन्स्टिट्यूट की और उसका नाम था संयुक्त विधायक दल दैट सपोर्टेड नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट. दैट इज व्हाई दीज गवर्नमेंट केम टू बी डिस्क्राइब्ड एज एसवीडी गवर्नमेंट. और इसीलिए इन सरकारों को संयुक्त विधायक दल गवर्नमेंट कहा जाने लगा. इन मोस्ट ऑफ द केसेस द कोलिशन पार्टर वर आइडियोलॉजिकल इनकॉर्डिनेट. ज्यादातर केसेस में क्योंकि इनका एक कॉमन मोटिव था कि हमें कांग्रेस को हराना है. हिंदी में कहावत होती है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है. तो दैट वाज व्हाट अ कंडीशन वही थी कि चाहे वो एक दूसरे के विरोधी थे, चाहे वो उनको एक दूसरे की आइडियोलॉजी से कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन उनका एक सबका एक कॉमन मोटिव था कि उन्हें कांग्रेस को हराना है. तो ये जब सरकार कोलिशन गवर्नमेंट बनती है तो इसको चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे लोग अपनी अपनी बात बोलते हैं और जब उनकी बात नहीं मानी जाती तो उनके पास सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट होता है कि वी विल टेक आवर सपोर्ट बैक. और जैसे ही एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी सपोर्ट वापस ले लेती है, मेजॉरिटी खत्म और गवर्नमेंट टूट जाती है. तो इसलिए जो कोलिशन गवर्नमेंट होती है वो स्टेबल नहीं होती है. उनको लंबे समय तक चलाना इट्स रियली अ डिफिकल्ट टास्क. The SVD government in Bihar, for instance, included the 2 socialist party. यानी कि बिहार में जो संयुक्त विधायक दल की सरकार बनी थी उसमें 2 सोशलिस्ट पार्टी थी, एसएसपी एंड पीएसपी, along with CPI on the left and जनसंघ on the right. और पंजाब में it was called the Popular United Front and comprises the 2 rival Akali party at that time, संत ग्रुप एंड मास्टर ग्रुप विद बोथ द कम्युनिस्ट पार्टी. यानी कि वो लोग जो पहले उत्तर दक्षिण थे, यानी कि आपस में जिनकी नहीं बनती थी, अब वो लोग इकट्ठे होकर सरकार बना रहे हैं. तो लेट वी सी कि वो कितने समय तक चलती है. द सीपीआई, सीपीआईएम, आप ये देखिए सीपीआई और सीपीआईएम एक ही पॉलिटिकल पार्टी के 2 हिस्से हुए थे. अब आप ये देखिए कि 2 अकाली पार्टीज हैं, संत ग्रुप और मास्टर ग्रुप. ये पहले एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी, झगड़े करके ये अलग हुए हैं, लेकिन फिर कांग्रेस के अगेंस्ट सरकार बनाने के लिए इन्होंने हाथ मिलाया है. तो
तो देखते हैं कि ये दुश्मनों की जो दोस्ती है वो कितने दिन तक चलती है। द रिपब्लिकन पार्टी एंड भारतीय जनसंघ, देखो कीप राइट नो लेफ्ट टर्न। अब हम बात करते हैं डिफेक्शन। आप लोगों ने कॉमन लैंग्वेज में हम लोगों ने सुना होगा दल बदलना, दल बदलू। बहुत सारे लोगों के लिए हम एक नेगेटिव टर्म यूज करते हैं। तो ये डिफेक्शन क्या है? आज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से डिफेक्शन को खत्म कर दिया गया है। यानी कि अगर कोई भी एमएलए या एमपी इलेक्शन जीतने के बाद अपनी पार्टी चेंज करता है तो उसकी सीट जो है वो कैंसल मानी जाती है, लेकिन पहले ऐसा होता था। Another important feature of politics after 1967 election was the role played by the defection in making and unmaking of the government in states. 1967 इलेक्शन के बाद एक और इम्पॉर्टेंट फीचर्स था सरकारों के बनने में और सरकारों के टूटने में। यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि सेंटर में तो कांग्रेस को मेजॉरिटी मिल गई थी, यहाँ पर मेनली हम बात कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट्स की। Defection mean an elected representative leaves his party on whose symbol he or she was elected and join another party. तो if the question is asked what is defection, defection का मतलब क्या होता है कि जब एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जिस पॉलिटिकल पार्टीज की मदद से या जिस पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल से इलेक्शन जीता है उसको छोड़कर वो किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो इसे हम कहते हैं डिफेक्शन या दल बदलना। After 1967 general election, the breakaway Congress legislature play an important role in installing non-Congress government in 3 states, Haryana, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. तो 1967 जनरल इलेक्शन के बाद कांग्रेस के टूटने का एक मेन रीजन क्या था कि ये जो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट है ये कांग्रेस के जो एमएलए थे उनको लालच देकर अपनी तरफ खींच रही थी। The constant realignment and the shifting political loyalties in this period gave the rise to expression आया राम गया राम। अब क्या था कि रीअलाइनमेंट की, कभी कोई किस पार्टी को ज्वाइन कर रहा है कोई किस पार्टी को, शिफ्टिंग पॉलिटिकल लॉयलिटीज कि कोई पार्टी को छोड़कर नई पार्टी ज्वाइन कर रहा है, बदल रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने एक फ्रेज बना दिया आया राम गया राम। The story of Ayaram and Gayaram. The expression of Ayaram and Gayaram became popular in political vocabulary in India to describe the practice of frequent floor crossing by the legislature. तो ये जो आया राम गया राम कहावत पॉलिटिकल वोकेबलरी में इंडिया के बोली जाती है वो किस लिए कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके बार बार पॉलिटिकल पार्टीज चेंज करने के कंटेक्स्ट में। Literally translated the terms meant Ram came and Ram went. तो इसका मतलब क्या है कि राम आया और राम चला गया। The expression originated in the amazing feat of floor crossing achieved by the Gaya Lal, an MLA in Haryana in 1967. और ये कहावत बनी थी कि हरियाणा में एक एमएलए थे 1967 में जिनका नाम था गया लाल। He changed his party thrice in a fortnight, from Congress to United Front and back to Congress, and within 9 hours to United Front again. उन्होंने 15 दिन के अंदर 3 बार अपनी पार्टी बदली। पहले वो कांग्रेस के एमएलए थे, कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में गए, फिर वापस कांग्रेस में आए और 9 घंटे के बाद दोबारा से यूनाइटेड फ्रंट में शामिल हो गए। It is said that when Gaya Lal declared his intention to quit the United Front and join the Congress leader Rao Birender Singh brought him to Chandigarh press and declared Gaya Ram was now Aya Ram. तो जब उन्होंने यूनाइटेड फ्रंट को ज्वाइन किया तो कांग्रेस लीडर उन्हें समझा बुझाकर अपने साथ वापस लाना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है कि वो यूनाइटेड फ्रंट को छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो कांग्रेस के लीडर राव बीरेंद्र सिंह उन्हें अपने साथ चंडीगढ़ ले आए और प्रेस के सामने उन्होंने कहा कि जो गया राम था अब वो आया राम हो गया है। Gayalal feat with immortalized in the phrase Ayaram Gayaram, which became the subject of numerous jokes and cartoons.
तो ये एक बिल्कुल गलत बात है कि अगर आपकी पॉलिटिकल पार्टी हार रही है तो आप पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर नई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ले। तो इस तरह की चीजें जो है वो बहुत ज्यादा कार्टून्स में नजर आने लगी और बाद में फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस लाकर अमेंडमेंट्स कर दिए गए और अब जो है ये कानून बन चुका है कि कोई भी इलेक्शन जीतने के बाद अपनी पॉलिटिकल पार्टी चेंज नहीं कर सकता। अदरवाइज दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को मिनिस्टर बनने का लालच देकर कॉलिशन गवर्नमेंट जो है वो दूसरी पार्टीज के एमएलए और एमपीज को अपनी तरफ बुलाती। अब हम बात करेंगे स्प्लिट इन कांग्रेस कि अभी तक हम बात कर रहे थे कि सीपीआई 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, तो कांग्रेस के अंदर भी क्या आ गया, एक दरार आ गई। We saw that after the 1967 election, the Congress retained power at center, but with a reduced majority and lost power in many states. हमने देखा कि 1967 इलेक्शन में कांग्रेस चाहे मेजॉरिटी जीत तो गई थी, लेकिन उसकी जो वोट्स और सीट्स थे वो काफी कम रह गए थे और बहुत सारे स्टेट्स में तो वो हार ही गई थी। मोर इम्पोर्टेंटली द रिजल्ट प्रूव दैट कांग्रेस कुड बी डिफीटेड एट इलेक्शन। तो इस 1967 इलेक्शन से एक बात ये तो तय हो गई थी कि कांग्रेस को हराया जा सकता है, क्योंकि पहले 3 जनरल इलेक्शन में तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं लग रहा था, बट देयर वाज नॉट सब्स्टिट्यूट एट येट। लेकिन कांग्रेस को हराने के बाद कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाएगी, क्योंकि किसी भी नॉन कांग्रेस पार्टी के पास इतनी पावर नहीं थी कि वो अकेले कांग्रेस को हरा सकती। मोस्ट नॉन कांग्रेस कोलिशन गवर्नमेंट इन द स्टेट डिड नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग, और जो नॉन कांग्रेस कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी राज्यों के अंदर वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई एंड दे लॉस्ट मेजॉरिटी और ईदर न्यू कॉम्बिनेशन वर फॉर्म्ड और द प्रेसिडेंट रूल हैज टू बी इम्पोज्ड। तो जल्दी ही उन गवर्नमेंट की मेजॉरिटी खत्म हो गई, या तो वहां पर नई सरकारें बनने लगी और यहाँ उन राज्यों में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया। इंदिरा वर्सेस द सिंडिकेट्स, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु वर सिंडिकेट्स? Syndicates were the old and trusted leaders of कांग्रेस। कांग्रेस के जो पुराने लीडर्स थे वो थे सिंडिकेट्स, जिनको ये भरोसा था कि इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद हमारी सलाह से काम करेगी, लेकिन इंदिरा गांधी ने 1 साल में ही सबको साइडलाइन कर दिया और जिसकी वजह से कांग्रेस जो है वो 2 हिस्सों में बट गई थी। The real challenge to Indira Gandhi came not from the opposition but from within her own party. यानी कि इंदिरा गांधी का जो मेन प्रॉब्लम था वो बाहर से कम और अपनी पॉलिटिकल पार्टी से ही उसे ज्यादा था। She had to deal with the syndicate, a group of powerful and influential leader from within the Congress. ये एक ग्रुप था जो पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लीडर थे कांग्रेस में उनका। The syndicate had played a role in installation of Indira Gandhi as Prime Minister by ensuring her election as the leader of parliamentary party. सिंडिकेट वो लोग थे जिन्होंने इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनने में बहुत मदद की थी। These leaders expected इंदिरा गांधी to follow their advice, और उन्हें ये लगता था कि इंदिरा गांधी जो है वो उनकी बात मानेगी, उनसे सलाह लेगी। Gradually, however, Indira Gandhi attempt to assert her position within the government and पार्टी, लेकिन धीरे धीरे जैसे इंदिरा गांधी की पोजीशन पार्टी और गवर्नमेंट में मजबूत होने लगी, शी चोज हर ट्रस्टेड ग्रुप ऑफ एडवाइजर फ्रॉम आउटसाइड द पार्टी। स्लोली एंड केयरफुली शी साइडलाइन द इंडिकेट्स। लेकिन इंदिरा गांधी ने के जो सलाहकार थे वो पार्टी से बाहर के थे और धीरे धीरे इंदिरा गांधी ने इन सिंडिकेट्स को साइडलाइन कर दिया। इंदिरा गांधी दस फेस 2 चैलेंजेस। इंदिरा गांधी को अब 2 चैलेंज फेस करने थे। एक तो उसे इन सिंडिकेट से इंडिपेंडेंट होना था एंड शी आल्सो नीडेड टू वर्क टुवर्ड द रीगेनिंग द ग्राउंड दैट कांग्रेस हैज लॉस्ट इन 1967 इलेक्शन। और 1967 में जो कांग्रेस की छवि खराब हो गई है, जो इलेक्शन उन्होंने चाहे जीत लिया है लेकिन बहुत मुश्किल से, वो उसको वापस लाना चाहती है।
Indira Gandhi adopted a very bold strategy. She converted a simple power struggle into an ideological struggle. तो इंदिरा गांधी ने एक बहुत ही बोल्ड स्टेप लिया. उसने सिंपल पावर स्ट्रगल को आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल में चेंज कर दिया. शी लॉन्च्ड अ सीरीज ऑफ इनिशिएटिव टू गिव द गवर्नमेंट पॉलिसी अ लेफ्ट ओरिएंटेशन. यानी कि उसने अपनी पॉलिटिकल पार्टी का जो उनका एक मिक्स्ड प्रोग्राम चलता था उसको सीधा लेफ्ट ओरिएंटेशन कर दिया. हमने पॉलिटिक्स के अंदर लेफ्ट और राइट हम पढ़ चुके हैं. शी गॉट द कांग्रेस वर्किंग कमेटी टू अडॉप्ट अ 10-point program in May 1967. This program included social control of banks, nationalization of general insurance, sealing of urban property, and income public distribution of food grains, land reforms, and provision of house sites to rural people. While the syndicate leader formally approved this left-wing program, they had serious reservation about the same. तो इंदिरा गांधी ने अचानक से 1967 के बाद ये पॉलिसीज अनाउंस कर दी, जिसका रीजन था कि वो इंडिया के गरीब लोगों को अपनी तरफ लाना चाहते. तो आज हम पढ़ेंगे इतना ही.